हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। हम क्लास 10 की एसएसटी की सीरीज के साथ चल रहे थे। इससे पहले हमने हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट किए और हम अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 आ चुका है और ये है पार्ट 2। चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने कई सारी चीजें कंप्लीट की थी। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 नीचे कमेंट में पूरे प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी, जहां से आप हिस्ट्री की वीडियो और साथ ही साथ अर्थशास्त्र की वीडियो भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हम कृषि में अधिक रोजगार कैसे पैदा कर सकते हैं, या फिर जो हमारी कृषि है उसमें हम अधिक रोजगार कैसे पैदा करेंगे। तो जो हमारा कृषि है वो हमारे देश का क्या है, न्यू है। अगर हमारे देश का कृषि आगे बढ़ेगा तो आपको पता है हमारे देश में डेवलपमेंट होगा। तो मेनली कृषि को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, ये बातें आपको सोचनी है ना। तो देखो, आपको सोचो कि आपको गवर्नमेंट को राय देनी है कि मान लो कि कृषि को बढ़ाना है तो आप क्या क्या कर सकते हो। आपको खुद से सोचना ही है। तो खुद से सोचते हुए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सूखे क्षेत्र की सिंचाई के लिए बांध बनाकर। सबसे पहला पॉइंट हम क्या कर सकते हैं कि जो सूखे क्षेत्र पड़े हैं वहां पर क्या कर सकते हैं, हम बांध बना के वहां पे पानी को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जैसे कई सारी नदियां हैं, उसमें पानी आता है और पानी कहाँ चला जाता है, समुद्र की ओर चला जाता है। लेकिन अगर हम बांध बनाते हैं और उस पानी का यूज करते हैं तो वो हमारे कृषि के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि पानी और सिंचाई के लिए हम क्या करेंगे, बांध बनाएंगे। सेकंड थिंग, बीज और उर्वरक पर सब्सिडी दी जा सकती है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि बीज और उर्वरक पर सब्सिडी देंगे। बीज क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, और उर्वरक होता है एक ऐसे केमिकल जिसको दवाइयों को डाल के हम क्या कर सकते हैं, अच्छी उपज कर सकते हैं। अब एक बात समझना, आप लोगों ने हरित क्रांति के बारे में जरूर सुना होगा। तो हरित क्रांति के वक्त भी क्या किया गया था कि बहुत अच्छी क्वालिटी की बीज मंगाए गए थे। उन अच्छी क्वालिटी की बीज से क्या हुआ कि इतना ज्यादा हम उस वक्त उत्पादन कर पाए कि हम यहाँ तक कि अपने देश में भी पूरा कर पाए और उस वक्त हमने एक्सपोर्ट भी किया था यहाँ। जबकि उस वक्त हमें कई सारी प्रॉब्लम थी, हमारे देश में अनाज नहीं था और अच्छे बीजों के कारण ही हरित क्रांति सफल हो पाया था। तो अच्छी क्वालिटी की बीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि किसानों को अच्छी क्वालिटी की बीज के लिए सब्सिडी या फिर कुछ पैसे दे सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भंडारण की सुविधा प्रदान की जाती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भंडारण कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक किसान के लिए, क्योंकि जितनी भी ब्लैक मार्केटिंग होती है और जो किसानों के पास से बहुत कम रेट में अनाज को खरीदा जाता है और हमें बहुत महंगा बेचा जाता है, उसके पीछे जो मेन रीजन प्ले करता है वो है आपका भंडारण यानी कि स्टॉक। जो हम स्टोर करते हैं चीजों को, किसानों के पास स्टोर करने के लिए अच्छी चीजें उपलब्ध नहीं है। अगर किसानों के पास स्टोर करने के लिए अच्छे से फैसिलिटीज मिल जाए तो जितनी महंगी चीजें हमें अभी मिलती है ना, उतनी महंगी चीजें भी नहीं मिलेंगी और किसानों को भी अच्छा खासा फायदा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, किसानों के लिए भंडार गृह बना सकते हैं जहां पर वो अपना क्या कर सकते हैं, अनाज को स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है, परिवहन सुविधा को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं किसान जो है वो सही तरीके से मार्केट तक नहीं पहुंच पाते। वो क्या करते हैं, वो अपने गांव में रहते हैं और कई सारे ब्रोकर्स उन तक पहुंचते हैं, उन्हें बहुत कम रेट में उनसे अनाज खरीद के ले आते हैं। तो अगर किसानों का परिवहन बढ़ाया जाए ताकि अपने अनाज को मार्केट तक पहुंचा सके तो उससे क्या होगा, उन्हें एक अच्छा रेट मिल पाएगा और किसानों का विकास होगा। अब 2 टाइप के और क्षेत्र के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे क्षेत्र होते हैं वो कई तरह के होते हैं। मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र समझाया। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। लेकिन थोड़ा सा निजी क्षेत्र के अंदर और आते हैं। निजी क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा डीप आप और उतरेंगे तो आप सोचेंगे कि प्राइवेट में भी तो अच्छी जॉब है। जब आप लोग अपने घर में बातें करते हैं कि यार प्राइवेट जॉब भी बुरी नहीं, उसमें भी कुछ अच्छी जॉब्स होती हैं। तो हाँ, प्राइवेट को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। जब आप देखेंगे तो एक जगह होता है जब आप प्राइवेट में काम तो करते हैं, निजी क्षेत्र में काम तो करते हैं, बट वहां अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। और कई बार कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर होते हैं, कुछ ऐसे निजी क्षेत्र होते हैं जहां पे बहुत अच्छी फैसिलिटी और बहुत अच्छी सैलरी होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांटते हैं निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र को, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो सबसे पहले बढ़ते हैं संगठित क्षेत्र की ओर कि संगठित क्षेत्र क्या होता है। तो संगठित क्षेत्र जो आपका होता है उसके अंदर कई सारी फैसिलिटीज आती है जो किसी को मिलती है। सबसे पहला, अधिक वेतन की प्राप्ति। कैसी प्राप्ति, उन्हें वेतन यानी कि सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी बहुत अच्छी मिलती है एक संगठित क्षेत्र के रोजगार करने वाले व्यक्ति को। नौकरी सुरक्षित। आपको पता है कि आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी नौकरी को सुरक्षा देना। जैसे कि अभी कोविड आया था तो आपने देखा था कि सब लोगों की जॉब क्या हो गई थी, छूट गई थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें घर बैठे बैठे सैलरी मिली और अच्छी खासी सैलरी मिली। वो कौन से लोग थे, ये वही लोग थे जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे। मतलब उनकी जॉब बेशक प्राइवेट थी,
फिर भी उन्हें क्या मिला, सैलरी मिला। उसके बाद अगला पॉइंट है कार्य की स्थितियां अच्छी होती हैं। जब आप संगठित क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे और जब आप असंगठित क्षेत्र में कार्य करने जाएंगे तो संगठित क्षेत्र में आपको फैसिलिटीज क्या मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, और आपको वर्किंग जो प्लेस है वो बहुत अच्छा मिलेगा। अगला पॉइंट है कर्मचारी योजनाओं का लाभ। आप पता है कि जितनी भी कंपनियां होती हैं वो अपने एम्प्लॉय के लिए भी कई सारी तरीके से क्या करते हैं, उन्हें हेल्प करती है, जैसे कि उनका एसआई बनवाना, प्रोविडेंट फंड बनवाना, अगर उन्हें उस टाइम पर कुछ हो जाए तो उन्हें क्या करना, कंपनसेट करना। ये सारी चीजें हर कंपनी करती है, लेकिन ये कहाँ होता है, संगठित क्षेत्र की कंपनियों में होता है। अगर कंपनी अच्छी है तो ही वो अच्छी फैसिलिटीज अपने कर्मचारियों को देती है। लेकिन अगर आप कोई छोटे मोटे सी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, छोटे मोटी सी फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, तो आपको वहां कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, बाकायदा आपकी छोटी सी सैलरी के। लास्ट पॉइंट है कार्य अवधि निश्चित। वहां पे फिक्स होता है कि आपको कितनी देर तक वर्क करना है, ये नहीं कि आपको कितना भी कार्य करा लिया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं असंगठित क्षेत्र की ओर। जब आपको संगठित क्षेत्र पूरी तरीके से समझ में आ गया तो असंगठित क्षेत्र में कुछ नहीं करना, बस उसी को क्या करना है, पलट पलट के बताते जाना है। सबसे पहले हम असंगठित क्षेत्र की चीजों को देखते हैं। देखिए बिल्कुल उसका उल्टा होगा, जैसे कि कम वेतन की प्राप्ति। उसमें हमने संगठित में क्या पढ़ा था कि हमें वेतन यानी कि इनकम ज्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या पढ़ने की इनकम कम मिलेगी, वेतन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। सेकंड पॉइंट, नौकरी सुरक्षित नहीं। यहाँ पर क्या है कि आपकी नौकरी कभी भी आपसे छीनी जा सकती है, छोटी छोटी गलतियों पे आपको जॉब से निकाला जा सकता है। थर्ड, निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां। निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां मतलब जो वहाँ का एनवायरमेंट होगा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी फैसिलिटीज अच्छी नहीं होगी। जैसे वहाँ पे अच्छा हवा नहीं होगा, मान लो पंखे चल रहे हो वो भी सिर्फ फैलने, हवा ना आ रही हो, अच्छा पानी पीने को ना मिल रहा हो, गंदगी हो, इसी का मतलब होता है कि काम करने की परिस्थितियां क्या है, अच्छी नहीं है। वही अगला पॉइंट है कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं। उन्हें किसी भी तरह की कर्मचारी की योजनाओं का लाभ नहीं होता वहां, बल्कि कोई योजना बनाई ही नहीं जाती जो कि कर्मचारियों की हेल्प कर सके। और लास्ट पॉइंट है कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं। वहां पे किसी को कितनी भी देर तक कार्य कराया जा सकता है, जबकि सैलरी भी उस लेवल की नहीं दी जाती। तो ये डिफरेंस होता है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में। अब आते हैं इसी से रिलेटेड एक पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कृषि एक असंगठित क्षेत्र है? एक क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन हमारा, क्या कृषि एक असंगठित क्षेत्र है? यानी कि जो हमारा कृषि जो है वो संगठित है या असंगठित है? आप इससे सहमत है या नहीं? तो सीधी सी बात है, कृषि में हमें अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं और ना उस लेवल की चीजें मिलती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा कृषि है वो क्या है, एक असंगठित क्षेत्र है। ठीक है इन पॉइंटों को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है काम के घंटे निश्चित नहीं होते। हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि जो हमारा कृषि है वो असंगठित है? क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने संगठित और असंगठित पढ़ा, कंपैरिजन करके देखना, कृषि एकदम असंगठित वाली जो विशेषताएं उनको फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं काम के घंटे निश्चित नहीं होते। आपको पता है कृषि में कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वो कभी भी आपको उसमें काम करना पड़ सकता है। ये नहीं कि आपको टाइम फिक्स है कि आप 8 घंटे या 7 घंटे वहां पे वर्किंग रहोगे। कृषि में जब भी जरूरत पड़ेगी आपको वर्क करना पड़ेगा, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है। आपको पता है जब हम कृषि करते हैं तो वहां पे हमें कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलती है, जो भी होती है हमारी फसल होती है। अब कृषि भी 2 टाइप के होते हैं, मान लो अगर आप फसल उगा रहे हो तो कृषि, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कृषि करते हुए कुछ लोगों को वहां पे रखा जाता है। जैसे मान लो मेरी जमीन है ना, मैंने क्या किया कि 10-15 कर्मचारी मजदूरों को अपने खेत में लगा लिया, तो उन लोगों को भी कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलती अगर वो कृषि के अंदर में काम कर रहे हैं। तो रोजगार सुरक्षित नहीं होता, फसल हुई तो हुई, अगर बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया तो सारी फसल गई, आपकी रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। अगला पॉइंट, कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं मिलती। यानी कि जो काम करते हैं उसके बदले पैसा मिलता है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं मिलती। वहीं अगर संगठित क्षेत्र में जाओगे तो कई सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि आपको एसआई बनवाया जाता है, आपको कई तरह के प्रोविडेंट फंड दिए जाते हैं, आपको कंपनसेट किया जाता है, आपका इंश्योरेंस बनवाया जाता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज कृषि में हमें नहीं मिलती। इसी वजह से हम कहते हैं कि कृषि जो है एक असंगठित क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कि कृषि संगठित में आएगा या असंगठित में? तो असंगठित में आएगा, और क्यों आएगा उसके रीजंस ये। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको बाकी वीडियोस देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक को पिन कर दिया, आप जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज की जो नेम है वो साइड में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल के अबाउट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के